नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। हरियाणा में करीब 12,000 गेस्ट टीचर हैं जो 17 साल से नौकरी पक्की करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में गेस्ट टीचर को पक्का करने की मांग कर रहे थे तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री फूलचंद मुलाना ने कहा था कि गेस्ट टीचर्स मेहमान हैं और मेहमान को हर हाल में जाना ही पड़ेगा। उस समय रोहतक में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक महिला गेस्ट टीचर की मौत हो गई थी। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनकी सरकार बनने पर पहली कलम से पक्का करने का वादा किया था गेस्ट टीचर्स से। पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं किया गया। ये मेहमान अध्यापक लाठी गोली खाकर भी डटे हुए हैं। एक बार फिर वे नौकरी पक्का करने की मांग को लेकर लाठी डंडे और गोलियां खाने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। 8 PM की खास पेशकश में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि अजय लोहान, मोनिका और रघु वत्स। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजय लोहान से। आप लोग 17 साल से संघर्ष कर रहे हैं, संक्षेप में गेस्ट टीचर्स के संघर्ष के बारे में बताइए। धर्मपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो गेस्ट टीचरों की जो बात है, जो मांग है, जो उनकी समस्या है, उसको उठाया है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 2005 के अंदर गेस्ट टीचरों की जब भर्ती हुई थी तो उस समय सरकार ने बाकायदा न्यूज़पेपर के माध्यम से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी। उसमें ये लिखा गया था कि स्कूलों को अध्यापकों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उस समय की हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचरों की मेरिट के आधार पर भर्ती की थी। 2005 में जो भर्ती हुई थी उसके बाद लगातार गेस्ट टीचरों ने मेहनत की और परिणाम ये निकल के आया कि जिन सरकारी स्कूलों का जो परीक्षा परिणाम 30%, 40% रहता था, गेस्ट टीचरों की भर्ती के बाद वो परीक्षा परिणाम 70%, 80%, 90% तक पहुंच गया और बच्चों की जो संख्या थी वो भी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गई, जिसकी वजह से अनेक भर्तियां सरकार उस समय के दौरान कर पाई। गेस्ट टीचरों की मेहनत की बदौलत ही सरकारी स्कूलों का जो सत्र है वो काफी बढ़ा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने, उस समय के मुख्यमंत्री ने हमसे वायदा किया था कि हम गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे, मेरा लगाया हुआ ये पौधा है। लेकिन बहन राजरानी की शहादत के बावजूद भी गेस्ट टीचरों को नियमित नहीं किया गया। उसके बाद जब हम दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी हमारे बीच में आए थे और उन्होंने बाकायदा लेटर पैड पे उन्होंने लिखित में दिया था कि पहली कलम चलेगी। उन्होंने बिल्कुल हम लोगों के सामने वो एक 2 वकीलों के साथ आए थे और उन्होंने कहा कि मैंने आपके केस को स्टडी कर लिया है और मैं आप में से एक हूं और मैं अपने साथ वकील भी लेके आया हूं। और उन्होंने ऐसे कागज दिखाते हुए पॉलिसी बताई थी कि मैंने ये पॉलिसी बनवा दी है और पहली कलम चलेगी। बीजेपी की सरकार बनती पहली कलम चलेगी। सभी गेस्ट टीचरों को केवल पक्का ही नहीं किया जाएगा बल्कि उनको 6 साल का, 7 साल का जो उनका एरियर बनता है वो भी दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी ने जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम पहली कलम से गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे, बीजेपी की सरकार के 9 साल करीब बीत जाने के बावजूद भी अभी तक भी गेस्ट टीचरों को पक्का करना तो दूर की बात, उनको समान काम समान वेतन तक नहीं दिया है। और मुख्यमंत्री जी अखबारों के माध्यम से प्रचार करते हैं कि हमने गेस्ट टीचरों को समान काम समान वेतन दे दिया। इससे बड़ी झूठ भला और क्या हो सकती है। जब प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलने लग जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी। धनखड़ साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करता हूं और साथ ही साथ उनसे ये प्रार्थना करता हूं और गेस्ट टीचरों के माध्यम से ये चेतावनी भी देता हूं कि जिस प्रकार से पहले आप हमारा शोषण करते रहे हैं, लेकिन अब अगर आपने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि पहले हमारे अलग अलग संगठन थे, सरकार उसका फायदा उठाती थी, हमेशा ये कहती थी कि हमारे पास जो है कभी कोई संगठन आ जाता, कभी कोई। हमने करनाल की जो जाट धर्मशाला उसमें सभी संगठनों को भंग करके केवल एक संगठन बनाया है, वो भी राम के नाम से
अब हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। जी जी अजय जी, एक चीज और जानना चाहता हूं कि आप लोग संघर्ष करते हुए पिछले 9 साल में शायद सुप्रीम कोर्ट तक गए थे इस मामले को लेकर के, वहां क्या रहा था? धनखड़ जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पक्के करने की मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे जो केस थे वो अभी हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है। लेकिन हमें 3581 के नाम से झूठे डॉक्यूमेंट पेश करके, गलत दस्तावेज पेश करके, गलत आंकड़े पेश करके गैस टीचरों को इस बीजेपी सरकार ने, जिसने पहली कलम से पक्का करने का वायदा किया था, उस सरकार में हमें हटा दिया गया था। लेकिन हम सच्चे थे, हमने मेहनत की थी स्कूलों के अंदर और हमारे खिलाफ झूठे आंकड़े पेश किए गए थे। उसी वजह से हमें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा और जब हमें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे और वहां से हमें न्याय मिला, हमें दोबारा से नौकरी पर रखा गया। ठीक है अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी मोनिका जी से एक टिप्पणी लेता हूं। मोनिका जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख पार्टियों की सरकारों के सामने अपनी अपनी मांग आप लोग रख चुके हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता जो कांग्रेस सरकार के दौरान आप लोगों को आश्वासन देते थे, वो शिक्षा मंत्री भी बने, फिर भी आप लोगों की बात क्यों नहीं बन पाई? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जब मैं सन 2006 में नौकरी में आई, क्या तब सरकार को नहीं पता था कि वो गेस्ट टीचर्स को रख रहे हैं और देश के कर्णधारों के भविष्य से वो खिलवाड़ कर रहे हैं? आज देखो सर, सरकारों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक आम नागरिक हैं, हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पे ही गया था। और सर, मैं खुद एक अखबार में जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसको देखकर लगी थी। कोई मुझे सपना थोड़ी आया था कि हरियाणा सरकार गेस्ट टीचर्स को रख रही है। आप बताएं, क्या इन 17,000 युवाओं को सपना आया था कि वो जाके स्कूलों में गए कि हमें गेस्ट टीचर रख लो? किसी ने बकायदा नाम रखा होगा कि इस पद के तहत हमें भर्ती करनी है। सर, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, पार्टियां बदल गई हैं। लेकिन जो संकीर्ण सोच है, जो यहां से सोची जाती है, हमें राजनीति का शिकार बनाया गया है। सर, सन 2006 में आपने एक मोनिका को हायर किया कि वो आपके स्कूलों में जाके पढ़ाए। फिर आप 2014 में, 2011 में, 2017 में मुझ पर आरोप लगाते हो कि गेस्ट टीचर्स ने एचटेट पास नहीं किया। आप ये बताएं, क्या 2005 में एचटेट लागू था? और यदि ये गेस्ट टीचर्स आपको लगता है कि आपके बच्चों को सही से तालीम, सही से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो क्यों हायर किया था? उन बच्चों का क्या दोष था? सर, सरकारें बदलती चली गई लेकिन नीतियां वही रही, क्योंकि केवल मानव। और आप ये बताएं सर, ये लोग पार्टियां बदल बदल के वही लोग हैं। ईएम ने सर, जो रामविलास शर्मा है, जब उनके पास सत्ता नहीं थी, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर हमसे वादा करते हैं, वो एक जुमला भी पेश करते हैं, आए गए हाकिम फरियाद क्या करना। मुझे तो याद भी नहीं है, क्योंकि सर मुझे केवल रोटी कमानी थी अपने परिवार के लिए, मुझे किसी के साथ राजनीति नहीं करनी थी, मुझे तो जुमले भी याद नहीं है। इन लोगों ने मेरी सारी जवानी छीन ली। आप बताएं, ये जो 17,000 13,000 रह गए हैं जो गेस्ट टीचर्स, क्या ये किसी के भाई नहीं है? क्या ये वोट बैंक नहीं है? हमसे पढ़वाया गया स्कूलों में, इन्होंने अपने स्कूलों में जितनी भी रिक्तियां थी हमसे पूरी की गई। और फिर यदि एचटेट चाहिए था तो हमें बोलते हैं कि आप एचटेट क्लियर कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि हम नहीं करते? हमारी पीठ में हर सरकार ने छुरा घोंपा है। सर, हमें हुड्डा कह के जाता है कि मैंने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि तुम आगे तक जाओगे, और आते ही भाजपा उस पॉलिसी को रद्द कर देती है, वो चैलेंज हो जाती है। आप ये बताएं, ना पॉलिसी बनाने वाले हम हैं, ना हमने कह के बनवाई है, बनाई भी सरकारों ने थी, रद्द भी सरकारों ने की। और आज जो हमारे खट्टर साहब कहते हैं कि भाई कोर्ट ने जो निर्णय कर दिया, आप ये बताएं कि अभी 9870 की भर्ती निकली थी, कोर्ट ने कहा था कि 9870 लगाओ, इन्होंने उनकी पैरवी की, 9870 की जगह 12,000 समथिंग इन्होंने भर्ती कर लिए। आप मुझे ये बताएं, मेरे भाई ने भी एचटेट क्लियर किया है, उसे नहीं पता था कि 9870 की भर्ती की बजाय वहां पे 12,000 समथिंग लग जाएंगे, तो मेरे भाई का क्या कसूर था जिसने एचटेट क्वालिफाई कर लिया? सर, एक ही थाली में दो पेट, जब कांग्रेसी उसने भी किए हैं, जब भाजपाई उसने भी किए हैं। आपका प्रश्न था कि क्या फर्क है? सर, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, रणनीतियां वही हैं, वही राजनीति है। हम गेस्ट टीचर्स को सिर्फ
शोषण के लिए इन्होंने एक इस्तेमाल किया है। जब इन्हें वोट चाहिए होती है, हमारी तरफ एक लॉलीपॉप फेंक देते हैं कि हम आते ही नियमानुसार ये करेंगे, लेकिन हम उल्लू बन जाते हैं, हम वो नियमानुसार शब्द नहीं पढ़ पाते हैं। ये आके देखिए सर कितने चालाक लोग हैं, आके उस शब्द को आगे रख लेते हैं नियमानुसार, और हम बेवकूफ, हम वोट दिए जा रहे हैं कि आएंगे शायद हमारा कुछ करें। आप ये बताएं सर, क्या मेरे बच्चों को हक नहीं है कहलाने का कि मैं एक शिक्षक या शिक्षिका का बेटा हूं? सर सिर्फ चेहरे बदल चुके हैं और कुछ नहीं बदला है। मोनिका जी आप बने रहिए हमारे साथ। रघु जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। रघु जी, कौन सी ऐसी कानूनी अड़चन लग रही है कि सरकार गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं कर पा रही है? धनखड़ जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस बार फिर चुनाव के नजदीक आपने गेस्ट टीचर्स को जोड़ा है, उनके मुद्दे को उठाया है। मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि कोई अड़चन हो गेस्ट टीचर को नियमित करने में। सरकार ने जब 2005 में इनकी नियुक्ति की थी तो इन्होंने तभी मन बना लिया था सरकारों ने कि हम इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेंगे। गेस्ट टीचर भी कभी भी कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट में गई सरकारें गई। कोर्ट ने तो समय समय पर इनको यही सवाल किया कि आप इनको नियमित करोगे या निकालोगे। सरकारें बार बार यही कहती रही कोर्ट में और दलीलें देती रही कि भाई हम इनको हटाएंगे और इनकी जगह पे दूसरी भर्ती करेंगे। भर्ती करने का भी एक समय होता है। इतने लंबे पीरियड तक एक गेस्ट टीचर्स के नाम पर अध्यापकों को भर्ती करना और अपना काम चलाना, और फिर भर्ती भी नहीं करना। भर्ती भी करते हैं तो इन्हीं के आड़ में रेगुलरों की भर्ती करते, इनको भी रखते हैं। लेकिन गेस्ट टीचर्स ने अपने मुद्दे को हर समय सरकारों के सामने रखा है। इन्होंने इनको केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। पूरे योजना में ये गेस्ट टीचर्स का नाम नहीं लेते। चुनाव के नजदीक आते ही इनके मुद्दों को उठा देते हैं और कहते हैं कि हम इनको नियमित करेंगे, चाहे वो पूर्व की कांग्रेस सरकार का मुद्दा रहा हो या वर्तमान की भाजपा सरकार का मुद्दा रहा हो। हम भाजपा सरकार को ही लेते हैं। इनको गेस्ट टीचर्स ने पूर्ण समर्थन किया था कि भाई हम इनके कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में भी शामिल किया और पूरी योजना पहली इन्होंने पूर्ण निकालने के बाद 2019 में एक छोटा सा एक्ट लेकर के आए, जिस एक्ट का आज तक कोई भी नियम नहीं निकला और दूसरे चुनाव योजना का आ गया। अभी तक भी ये सरकार इस बारे में कोई डिसीजन ले नहीं पाई है और बार बार ये कहते रहे कि आपके तो काफी टुकड़े हैं, आप ग्रुपों में बटे हुए हैं। गेस्ट टीचर ना तो पहले कभी ग्रुप में बटा था, ना आज ग्रुप में बटा है। ग्रुप तो केवल बनाए हैं तो सरकारों ने बनाए हैं। और सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि गेस्ट टीचर अब एक हो गया है और वो इसको ग्रुप में न मान करके अपने वादे को पूरा करे। अजय जी, लगता है आपका हमारा संपर्क कुछ कट रहा है इंटरनेट की दिक्कत की वजह से। कोई बात नहीं, आगे फिर आपसे बात करते हैं। अजय जी, हालांकि कोर्ट में सरकार कहती है कि गेस्ट टीचर्स को हटाया जाएगा, लेकिन नौकरी पर लगातार बनाए हुए हैं, समय समय पर वेतन भत्ते भी बढ़ा रही है, एलटीसी जैसी सुविधाएं भी देने की बात कर रही है, तबादले भी कर रही है, फिर आप क्यों पक्का करने की मांग पर अड़े हैं? देखिए धनखड़ साहब, हर कोई आदमी चाहता है कि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। अब हम जो पक्का करने की बात कर रहे हैं, हमारा पहला शोषण तो स्कूल में सुबह जाते ही शुरू होता है। सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हम साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन हमारे को तनख्वाह मिलती है उनसे 3 गुना कम, लेकिन काम लिया जाता है हमसे ज्यादा। दूसरी बात, उनको कोई भय नहीं है कि कभी आओ कभी जाओ, कभी छुट्टियां मिलेंगी, कभी अर्न लीव मिलेगी, कभी किसी प्रकार की छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन हमें केवल और केवल 15 छुट्टियां मिलती है, उसके अलावा किसी प्रकार की और छुट्टियां नहीं मिलती। तीसरी बात, उनको मेडिकल के नाम पे बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, उनको चाइल्ड अलाउंस मिलता है, तमाम तरह की वो सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हमारे को सिवाय तनख्वाह के और कुछ भी नहीं मिलता है। अब रही बात तबादलों की, तबादलों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचरों को
प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, क्योंकि जब तबादले होते हैं हमारे तबादले उनके साथ नहीं किए जाते बल्कि हमारी पोस्टों को खाली माना जाता है और पहले जितने भी रेगुलर एम्प्लॉय हैं, रेगुलर कर्मचारी, नियमित कर्मचारी हैं, उनके मनपसंद स्टेशन उनको दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तबादले उनके साथ किए जाए। आप बाद में करने की बजाय उनके साथ कर दीजिए, ना उनको समस्या ना हमें समस्या। और रही बात पक्का करने की, तो धनखड़ साहब 17 साल का समय बीत गया है, काफी सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की कगार पे हैं। लगभग 8,000 के करीब साथी ऐसे हैं जो 50 वर्ष की आयु से ज्यादा हो गए, जिनकी उम्र 51, 52, 53 और 2-3 साल उनके रिटायरमेंट के बचे हैं। जब वो घर जाते हैं रिटायरमेंट के बाद तो उनके हाथ खाली होते हैं। उनके बच्चे उनसे पूछते हैं कि पिताजी आप साथ में क्या लेके आए हैं, आपका भविष्य क्या है, आपका पालन पोषण, आपका जीवन कैसे निकलेगा। तो उन गेस्ट टीचरों की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि बेटा मैं जैसा गया था वैसा ही सरकार ने मुझे भेज दिया है, अब मेरे पास आपको देने के लिए या मेरा जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात धनखड़ साहब सरकार के लिए और क्या हो सकती है। एक कर्मचारी जिसने इतने लंबे समय तक एक विभाग में सेवा की है, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया है और वो खुद का भविष्य अंधकार में देखता है, तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है धनखड़ साहब। इसी वजह से हम चाहते हैं कि सभी साथियों को पहली कदम से नियमित किया। बात है और ये सरकारों का खेल है, निश्चित रूप से बहुत दुखद है। मोनिका जी, सरकार क्या राजनीतिक द्वेष के चलते गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं कर रही है, या कोई ऐसा नियम कानून आड़े आ रहा है जिसके चलते वो कर नहीं पा रहे हैं गेस्ट टीचर्स को पक्का? सर, मैंने आपसे पहली ही बात ये रखी थी कि जब 9870 एडवर्टाइज पद जेबीटी के, ठीक है, जो 9870 की भर्ती निकली और 12,740 लोग भर्ती कर लिए। आप मुझे ये बताओ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? क्या वो जो 2017 में 2014 की एडवर्टाइजमेंट निकल के 2017 में डिपार्टमेंट में आए, क्या जो बच्चे वो भरने से, फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, वो सरकार को नहीं दिखे? आप मेरे को एक बात बताओ, आपके प्रदेश के बच्चे पढ़ा रहे हैं हम, चलो आप सारे बेनिफिट ले लो, हम कहते हैं कि कोई बेनिफिट ना दो। मेरे को एक बात का जवाब दो, मेरे खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो गेस्ट टीचर्स के आज तक सर्विस रूल क्यों नहीं बने? बिना सर्विस रूलों के पढ़वा रहे हो अपने बच्चों को, शर्म आती है सरकारों को? और सर, हमसे वादा किया जाता है तुम्हें ये दे देंगे, तुम्हें वो दे देंगे, और जब हमारे लोग, हमारे जो प्रधान हैं, वो डीएससी के चक्कर लगाते हैं, तो कभी एफडी के पास लग रही है, वहां पे ये लग रहा है जी, ये ऑब्जेक्शन लग गया, शर्म आती है बोलते हुए? यानी सरकारें मांगे मांगी जाती है। सर, आप ये बताएं मेरे को, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें वोट बैंक की तरह आप लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं, इसका मतलब? बिल्कुल सही सर, जब जरूरत होती है तब एक जुमला पेश कर देते हैं, अपने मैनिफेस्टो में हमारी एक मांग लिख लेते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ के कि हमारी मांग को इन्होंने रख लिया अपने मैनिफेस्टो में, हम इनको वोट दे देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है अपनी ही उस लाइन को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया जाता है। जहां इन्हें पैसे मिलते हैं, जहां इन्हें यूं लगता है कि भाई हमारा यहाँ से फायदा है, वहां पर तो ये 9870 की भर्ती में 12,000 को भर्ती कर लेते हैं। और सर एक बात बताएं, अगर हम सही नहीं थे, हमारी जब उम्र कम थी, तभी निकाल देते हमें बाहर, हम कहीं और जाते? क्या हम इस प्रदेश की जनता नहीं है? साल 2 साल बाद आप निकाल सकते थे, 6 महीने बाद भी आप निकाल सकते थे, सरकार के हाथ में था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सर, अपने प्रदेश के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं ना करना था। कोई और फैसला ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। रघु जी, जाहिर है सरकार ने सर मेरी एक बात सुने सर, अपने प्रदेश, हमारे प्रदेश के बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उन देश के भविष्य को जो पढ़ा रहे हैं उनके कोई सर्विस रूल ही नहीं है। कभी सोचे बैठ के इस बात को? आप एक पत्रकार महोदय हैं, क्या आपने कभी ये बात उठाई कि गेस्ट टीचर किन नियमों के तहत पढ़ा रहे हैं? आज तक हमारे सर्विस रूल नहीं है सर, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम स्कूलों में। आप ये बताएं, अब छुट्टियों में हमसे सर इन्होंने क्लासें लगवाई, एक रेगुलर कौन क्लासें लगाने के नाम की अर्नड लीव, तो ये बताओ क्या गेस्ट टीचर इंसान नहीं है क्या? अगर नहीं देना तो किसी को ना दो, नहीं तो फिर गेस्ट के लिए भी प्रावधान रखो। जी, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम गेस्ट टीचर्स को
बराबर समान वेतनमान दे रहे हैं और समान सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे अजय जी ने अभी बताया भी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब मैं रघु जी से एक सवाल करता हूं। रघु जी, सरकार ने 17 साल से आपकी मांग नहीं मानी है, अब मान लेगी इसकी संभावना भी कम से कम मुझे तो कम ही लगती है, तो आपके संघर्ष की आगामी रणनीति क्या रहेगी? जी सर, सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री हमारे से मंडल से मुलाकात की और उनके अजय जी आप बताइए, रघु जी के साथ इंटरनेट के कारण दिक्कत आ रही है। अजय जी आप बताइए इस सवाल का जवाब। जी धनखड़ साहब, मैं बताना चाहूंगा कि गैस टीचरों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। सबसे पहले हम 12 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि वो अपने वायदे को पूरा करें, अन्यथा हम 7 सितंबर को बहन राजरानी की आपने बात की थी, उनकी शहादत की बात की थी, रोहतक के अंदर जिनको गोली लगी थी उनकी शहादत 7 सितंबर को मनाई जाती है। उनकी शहादत के अवसर पर करनाल सीएम सिटी के अंदर प्रदेश भर के जो गैस टीचर हैं वो इकट्ठे होंगे और वहां पर फिर हम एक बड़ा ऐसा फैसला लेंगे जिसके बदले, जब हमने कांग्रेस सरकार में रहते हुए कांग्रेस को बदलने का मन ठान लिया था, ऐसे ही अगर सरकार हमारी बातों को पूरा नहीं करती है तो हम यहां पर भी कोई कड़ा ऐसा ही कदम लेने के लिए, उठाने के लिए मजबूर होंगे। जी, गैस टीचर की समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है। 17 साल से जो गैस टीचर स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, सरकार को भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। एक आदमी का सेवा काल जो होता है उसका आधे से ज्यादा समय इन लोगों का बीत चुका है। ऐसे में इनके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। सरकार को इन गैस टीचर्स की बहुमूल्य सेवाओं और इनके परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर इन्हें पक्का करना चाहिए। इसके लिए भले ही सरकार को नियमों में परिवर्तन करना पड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।